चलो, तो जो ये हमारा चैप्टर था जो हमने पढ़ा उसके क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। 1 में कह रहा है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इन डिटरमाइनिंग द नेट इनकम फ्रॉम अ बिजनेस, कॉमा ऑल कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू। तो आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको ये पहचानना है कि कौन से कॉन्सेप्ट में ऐसा दिया होता है या ऐसा लिंक होता है। जो बात यहाँ दे रखी है कि इन डिटरमाइनिंग द नेट इनकम फ्रॉम अ बिजनेस ऑल कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू या अगेंस्ट दैट रेवेन्यू। वेरी गुड, तो मार्क करता रहूँगा मैं सही आंसर। आप खाली ऑप्शन लिख लेना, ठीक है ना, क्योंकि बाद में जब आपको वर्कशीट मिलेगी तो आपके पास सही आंसर भी रहेंगे कि अच्छा 1 का आंसर है ऑप्शन डी, तो खाली आप ऐसा लिख लो 1 का आंसर ऑप्शन डी, मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो हालांकि मैं समझा देता हूँ मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या था। मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंदर ये बताया था कि अगर मान लो हम कोई खर्चा करते हैं, याद है आपको कहानी कि अगर हम कोई खर्चा करते हैं जो किसी एप्लीकेबल यानी कि रेवेन्यू से रिलेट करती है उस पीरियड की, तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर किसी पीरियड में हम रेवेन्यू को कमा रहे होते हैं और उसको कमाने के लिए हम कोई खर्चा करते हैं तो उस खर्चे को आप उसी पीरियड में रिकॉर्ड करते हो, उसी सेम पीरियड में। शुड बी चार्ज्ड अगेंस्ट दैट रेवेन्यू का मतलब वही होता है कि आप उसको सेम पीरियड में रिकॉर्ड करते हो। तो ये बात हमने कौन से कॉन्सेप्ट में पढ़ी थी? मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन 2, द ओनर ऑफ द फर्म records his medical expenses in the firm's income statement। इसका मतलब है कि जो फर्म का मालिक है, मालिक उसने अपने मेडिकल खर्चे, उसने अपना दवाई का खर्चा फर्म के इनकम स्टेटमेंट में लिख लिया, यानी कि उसने बिजनेस के इनकम स्टेटमेंट में लिख लिया। तो मालिक ने अपना मेडिकल एक्सपेंस बिजनेस के एक्सपेंस में लिख लिया, तो इंडिकेट द प्रिंसिपल दैट इज वायलेटेड। कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो गया, मतलब कौन से प्रिंसिपल का उल्लंघन हो गया, ये बताना है आपको। हाँ जी, तो एंटिटी, वेरी गुड। एंटिटी कॉन्सेप्ट कौन सा था जी? एंटिटी कॉन्सेप्ट था जिसमें आपको ये सिखाया जाता है कि मालिक जो होता है वो अलग होता है और बिजनेस जो होता है वो अलग होता है। ये सिखाया था ना एंटिटी कॉन्सेप्ट कि ओनर इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस। तो अगर ओनर ने अपना मेडिकल एक्सपेंस बिजनेस में लिख लिया तो इसका मतलब उसने इस एंटिटी प्रिंसिपल का उल्लंघन कर दिया, वॉयलेशन कर दिया। समझ आ गया क्वेश्चन? तो सोच के आंसर करना है, ऐसे नहीं कि बस अंधाधुंध तुक्के मारने हैं। तुक्के मारने होते तो फिर मैं इन बच्चों से ही करवा लेता। समझ आ रहा है? सोचना है आपको जो प्रिंसिपल समझाएं। अच्छा, नंबर 3 अब सोच के बताना है। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, चलो ये तो आसान है, बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि हमारा जो बिजनेस है उसे हम अलग ट्रीट करते हैं फ्रॉम, किससे अलग ट्रीट करते हैं बताओ? और प्रमोटर कौन होता है? वो भी ओनर का ही वैसे एक तरह से दूसरा रूप होता है। शेयर होल्डर कौन होता है? वो भी ओनर का ही एक तरह से दूसरा रूप होता है। आपको पता है शेयर होल्डर भी ओनर ही होता है और प्रमोटर भी वर्ड कई बार ओनर के लिए ही यूज कर देते हैं। तो मतलब आपने सोचा सही, आपकी सोच की दाद देते हैं, पर एग्जाम में आपको सोच के नंबर नहीं मिलेंगे, एग्जाम में आपको सही ऑप्शन के नंबर मिलेंगे। तो ओनर तो बात सही है, लेकिन शेयर होल्डर भी ओनर ही होता है और प्रमोटर भी ओनर ही होता है। तो मतलब पॉइंट ये है कि सही ऑप्शन आपको बी ऑप्शन देना पड़ेगा। प्रमोटर होता है जो बिजनेस का आइडिया इनिशिएट करता है, तो आमतौर पे वो भी कौन होता है? ओनर होता है, फाउंडर जिसको कह सकते हो आप, राइट।
है ना। तो ये सब टर्मिनोलॉजीज बदल दी, लेकिन मतलब क्या है, ओनर। चलो नंबर 4, इनकम्स रिसीवेबल्स मस्ट बी डैश इन रेवेन्यू एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मस्ट बी डैश फ्रॉम रेवेन्यू एज पर द मैचिंग प्रिंसिपल। चलो ये मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इनकम रिसीवेबल्स मस्ट बी डैश इन रेवेन्यू एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मस्ट बी डैश इन रेवेन्यू। तो दो टर्म्स पर पहले हम डिस्कशन करेंगे। इनकम रिसीवेबल किसे बोलते हैं और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस किसे बोलते हैं। बस आप सुनते रहना, फिर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आप मुझे बताना। देखो एक टर्म लिखी है इनकम रिसीवेबल। इनकम रिसीवेबल का क्या मतलब होता है? जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक सेशन चल रहा है क्लास 11th का, ठीक है जी। अब क्लास 11th में मान लेते हैं एक बच्चा स्टडी कर रहा है, ट्यूशन पढ़ने आता है यहाँ पे। तो हमने इस बच्चे से कहा कि भाई तुम्हारी ट्यूशन फीस जो है वो तुम सबमिट कर दो। तो इसने अभी तक लेकिन मान लेते हैं ट्यूशन फीस सबमिट नहीं करी, और पूरी क्लास 11th खत्म हो गई और इसने अभी तक फीस मुझे सबमिट नहीं करी। फॉर एग्जाम्पल फीस मुझे अभी तक नहीं मिली, तो मैं इस फीस को क्या बोलूंगा, मैं इस इनकम को क्या बोलूंगा? मैं ये बोलूंगा इट इज माई इनकम रिसीवेबल। इनकम रिसीवेबल का मतलब होता है हिंदी में कि आपको या मतलब कि बिजनेस को पैसा मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, पर क्या नहीं हुआ, मिला नहीं। इसे बोलते हैं बच्चों इनकम रिसीवेबल। तो ऐसा मान लेते हैं कि एक बच्चा क्लास 11th में जो पढ़ाई कर रहा है अभी, उसने अभी तक मुझे फीस नहीं दी, तो मैं उस इनकम को क्या बोलूंगा? इनकम रिसीवेबल, क्योंकि मुझे इनकम मिलनी चाहिए, मुझे फीस मिलनी चाहिए, पर अभी तक मिली नहीं। समझ आ गया पहले इनकम रिसीवेबल का क्या मतलब है? सेकंड टर्म, अब एक दूसरा बच्चा है, इसको मैं ब्लू कलर कर देता हूं। इस बच्चे ने अपनी क्लास 11th की फीस दे दी और इसने तो अभी से कह रहा है बच्चा वो कि सर मैं आपको क्लास 12th की भी फीस अभी से ही दे देता हूं। तो इसने क्लास 12th की भी फीस मुझे अभी से दे दी। तो बताओ इस वाली फीस को मैं अभी क्या बोलूंगा? हाँ, इसे मैं बोलूंगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो बेसिकली दो टर्म्स आपको सिखाए जा रहे हैं, एक को बोलते हैं इनकम रिसीवेबल और दूसरे को बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो पहले टर्म समझ आ गए दोनों। तो अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि अगर मैं अपनी बुक्स में क्लास 11th के हिसाब से अकाउंटिंग करूंगा तो मैं कौन सी फीस मतलब मानूंगा कि ये मेरे इस साल की इनकम है और कौन सी मैं नहीं मानूंगा कि इस साल की इनकम नहीं है? ये है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बेसिकली आपसे ये पूछ रही है, तो अब ध्यान से पढ़ो। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनकम रिसीवेबल मस्ट बी डैश इन रेवेन्यू एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मस्ट बी डैश फ्रॉम रेवेन्यू। तो आप बस मुझे ये बता दो, चलो हाँ ना करके या वैसे। तो अगर मैं इस साल की बात करूं तो इस साल मैं कौन सी इनकम मानूंगा या कौन सा रेवेन्यू मानूंगा और कौन सा मैं रेवेन्यू नहीं मानूंगा? बताइए जी। तो आपकी क्या राय है? ठीक बात है। तो जो ये रिसीवेबल होती है इसे हम अपने इस साल के रेवेन्यू या इस साल की इनकम का हिस्सा मानते हैं। हम कहते हैं कि ये पैसा मेरा इसी साल का है, मिला नहीं है वो अलग बात है, मिल जाएगा वो मैं जानता हूं। तो कोई भी इनकम जो रिसीवेबल होती है वो हमारे इस साल की रेवेन्यू होती है। और कौन सा हमारा इस साल का रेवेन्यू नहीं होना चाहिए? जो हमें इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हुई। तो अगर किसी बच्चे ने मुझे 12th की फीस अभी से दे दी तो क्या मैं उसको अभी इस साल की इनकम मान लूं? अपनी नहीं, वो मेरे नेक्स्ट ईयर की इनकम होगी। तो हम हमेशा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को कभी भी अपने इस साल के रेवेन्यू का पार्ट नहीं मानते, यानी हम कहते हैं इसको रेवेन्यू से हटा दो, ये हमारी इस साल की रेवेन्यू नहीं है। तो क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये था आपका क्वेश्चन। तो अब दोबारा से आंसर बताने की कोशिश करो। तो इनकम रिसीवेबल्स मस्ट बी, क्या होने चाहिए? इनकम रिसीवेबल्स ऐड होने चाहिए।
और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होना चाहिए? डिडक्टेड होना चाहिए, क्योंकि उसे हम इस साल नहीं मानते अपना रेवेन्यू। तो दोनों फिल इन द ब्लैंक्स कौन से ऑप्शन में सही बनेंगे? बी, वेरी गुड। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। समझ आ गया पूरा? उसके बाद नंबर 5, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो अब आपको पहचानना है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के तहत ट्रांजैक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स ओनर्स आर नॉट रिकॉर्डेड। बी, ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस एंड इट्स ओनर्स आर रिकॉर्डेड कंसिडरिंग देम टू बी वन सिंगल एंटिटी। सी, ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस एंड ओनर्स आर रिकॉर्डेड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो बताइए जी, कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लगा तीनों में से? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल में कौन सा? मतलब सी स्टेटमेंट सही लगा। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम ट्रांजैक्शन को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमने लिख रखा है स्टेटमेंट में, है ना। और बाकी ए बात जो कह रहा है वो तो गलत है ही, और बी बात जो कह रहा है वो भी गलत है। तो दोनों बातें गलत हैं, सिर्फ सी बात जो है वो सही है ना। तो ऑप्शन ए मतलब ओनली सी इज करेक्ट, वो सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स नीड नॉट रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। कह रहा है आपको यह बताना है कि कौन सा तरीका कंसिस्टेंट नहीं रहता साल टू साल। तो बताओ जी, जैसे ए ऑप्शन में लिखा है मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन, स्टॉक के वैल्यू करने का तरीका, लीफो, फीफो, हीफो, ये क्या होते हैं आप छोड़ो, बस तरीके हैं, कुछ नाम है। इसी तरह मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन, स्ट्रेट लाइन, डब्ल्यू, रिटन डाउन वैल्यू, ये तरीके हैं। इसी तरह डी, बोथ मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन एंड मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन, तो ये तरीकों के नाम दे रखे हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सा मेथड कंसिस्टेंट नहीं रहता ईयर टू ईयर। अच्छा ये बताओ, चले कौन सा वो है, कौन सा टॉपिक है? आंसर मैं बताऊंगा। ये कौन से टॉपिक से रिलेट करती है ये कहानी? कि कंसिस्टेंट वर्ड आपने कौन से में पढ़ा था? अकाउंटिंग अजम्पशन में, जो नंबर 2 होता है, कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी ये अजम्पशन कहती है कि हम तो एज्यूम करते हैं कि बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंसी चल रही है, यानी कि बिजनेस कोई भी मेथड जो फॉलो करेगा वो बदलेगा नहीं। समझे ऋतिक मेरे भाई? कोई भी मेथड जो फॉलो होगा वो बदलेगा नहीं। तो क्वेश्चन ने ये पूछा कि आपको ये बताना है कि कौन सा मेथड कांस्टेंट या कंसिस्टेंट नहीं रहता। तो बताओ कौन सा मेथड कंसिस्टेंट नहीं रहता? तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई कंसिस्टेंट ना रहे, क्योंकि हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन क्या होती है? अपने मुंह से बोलो कि हम क्या मानते हैं कि कोई भी मेथड हमेशा क्या रहेगा? कंसिस्टेंट रहेगा। तो बोलो अपने मुंह से कि कोई भी मेथड क्या रहेगा? कंसिस्टेंट रहेगा, और इसे क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंसी। तो इसीलिए इसका आंसर है नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी मेथड जो हम पकड़ेंगे वो कंसिस्टेंट रहेगा। चलो, तो कितने मार्क्स आ रहे हैं अभी तक? आपके नंबर लगाते रहना। अभी तक आपके सिर्फ 2 ही नंबर आए, 4 गलत कर चुके हो 6 में से, वेरी गुड। चलो नंबर 7, द कॉस्ट ऑफ ए स्मॉल कैलकुलेटर इज अकाउंटेड एज एन एक्सपेंस। कह रहा है भाई हम एक छोटा सा कैलकुलेटर खरीदते हैं, मान लेते हैं 100 रुपए का, तो कह रहा है उसको हम एक एक्सपेंस की तरह शो करते हैं, उसको हम मानते हैं खर्चा है, एंड नॉट शोन एज एन एसेट। हम उसको एसेट नहीं कहते, हम ये नहीं कहते कि बिल्डिंग है, जैसे बिल्डिंग को तो कहते हैं एसेट है, फर्नीचर को कहते हैं एसेट है ना, बड़ी बातें हैं ये। लेकिन हमने कैलकुलेटर खरीदा 100 रुपए का, उसको हम एसेट नहीं कहते हैं। तो कह रहा है ये आप क्यों करते हो? ड्यू टू, ऐसा ये क्यों होता है बताइए? ड्यू टू कौन सा कॉन्सेप्ट? मैचिंग कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी, मटेरियलिटी या कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर? मटेरियलिटी, वेरी गुड। तो आपने सही तुक्का मारा,
या सोचा? तो मेटीरियलिटी याद है क्या था? मेटीरियलिटी होता है जिसमें ये बताया था कि छोटा छोटा जो अमाउंट होता है वो हो सकता है किसी के लिए इंपॉर्टेंट और किसी के लिए ना हो। तो अब इन्हें लग रहा है कि भाई स्मॉल कैलकुलेटर, छोटा कैलकुलेटर 100 रुपए का है, तो इन्हें ये छोटी बात लगी, तो इसीलिए इनको ये एक्सपेंस लग रहा है। हो सकता है किसी के लिए बहुत बड़ी बात हो, वो उसको फिर एक एसेट मान ले, वो उसकी बात होगी। तो मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट यही होता है कि अगर आपको कोई चीज इंपॉर्टेंट लग रही है, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो किसी के लिए भी, तो वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। चलो जी, 8th, द assumption that a business enterprise will not be sold or liquidated in near future is known as? वेरी गुड। तो ये तो सिंपल है, क्योंकि हमने पढ़ा है गोइंग कंसर्न वाले अजम्पशन में ही, देखो जब भी अजम्पशन पूछेगा ना क्वेश्चन, तो 3 में से एक ही आंसर होगा, GCA। और उसने अजम्पशन पूछी कि हम अपना बिजनेस बेचेंगे नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 12 टेलीविजन सेट्स, 12 टीवी हैं of 10,000 each are purchased and this event is recorded in the books। आपने किताब में रिकॉर्ड भी कर लिया with a total amount of 1,20,000। तो ये कौन से कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल है? तो आपने 12 टेलीविजन खरीदे 10,000 रुपए ईच के, और आपने इसको रिकॉर्ड भी कर लिया है बुक्स में। तो बताओ बच्चों जी, कौन सा प्रिंसिपल है? मनी मेजरमेंट। वेरी गुड। आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, एग्जैक्ट लैंग्वेज पे जाना पड़ेगा। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कुछ और कहता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है जी? कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जब हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पर शो करते हैं, है ना। लेकिन यहां पर ऐसी तो कोई बात नहीं लिखी। यहां तो लिखा है हमने 12 टीवी खरीदे 10,000 ईच के, और इस इवेंट को हमने रिकॉर्ड करा। देखो कितनी बड़ी बात लिख रही है लैंग्वेज, इस इवेंट को आपने रिकॉर्ड करा। तो हमने मनी मेजरमेंट में तो पढ़ा है ना कि ऑल द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इफ दे कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स। तो हम इस बात को मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, इसीलिए इस इवेंट को क्या बोलते हैं? मनी मेजरमेंट बोलते हैं, है ना। तो हर आपको प्रिंसिपल को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो 10th तो आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको बहुत मारूंगा, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये मैंने एग्जैक्ट लिखवाया है। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कौन से मैंने प्रिंसिपल में एग्जाम्पल लिखवाया था कि हम अपने स्टॉक की वैल्यू को कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू के लोअर वैल्यू पर लेते हैं? चलो, तो मानस तो पिटने के लिए तैयार हो चुका गलत आंसर देने के बाद। तो कौन से में लिखवाया एग्जैक्ट? कंजर्वेटिज्म। चेक कर लो नोट्स में, तो कंजर्वेटिज्म में लिखवाए थे मैंने। 2 एग्जाम्पल लिखवाए थे, देखो मुझे याद है। एक एग्जाम्पल था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और दूसरा एग्जाम्पल यही था कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो वहां पर लिखा हुआ है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इसे मार्केट प्राइस भी कह सकते हैं, ये वही बात होती है। तो ये सेम एग्जाम्पल हमने डिस्कस करा है कंजर्वेटिज्म में। चलो उसके बाद जी 11, द डैश अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेट्स दैट if a straight line method of depreciation is followed in 1 year then it should be continued in the next year also। तो अभी आया था ना कंसिस्टेंसी। तो अगर आप देखो, पहली बात तो ये वो अजम्पशन पूछ रहा है। अजम्पशन कितने होते हैं बच्चों पूरे ब्रह्मांड में? 3। तो वो याद रखना है, GCA। तो जब भी अजम्पशन पूछेगा तो आपका आंसर GCA में से कोई एक होगा। तो देखो इसमें तो आप वैसे भी एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो। भाई ये तो अजम्पशन है ही नहीं, ये भी अजम्पशन है ही नहीं, ये भी अजम्पशन है ही नहीं, एक ही तो अजम्पशन दे रखा है बस, ठीक है ना। अच्छा चलो उसके बाद अब ये गलत नहीं बताना। 12th, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो आपको बताना है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज ट्रीटेड एज ड्रॉइंग, ये कहता है। डी,
प्रोप्राइटर का प्राइवेट एक्सपेंस आर ट्रीटेड एज ड्राइंग, ये कहता है, या सी ओनर इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर, ये कहता है, या ऑल ऑफ द अबव, सब कुछ कहता है? क्यों? करेक्ट है, तो वेरी गुड, तो तुक्का तो देखो सही मारा। तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए, सी ऑप्शन कह रहा है ओनर को हम क्रेडिटर समझते हैं, ये बात तो लॉजिकल है ना, हमने पढ़ रखा है कि बिजनेस कहता है ओनर से कि तुम जो हो तुम कोई और हो, ओनर को वो अलग समझता है। और बी और डी जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, वो वैसे हमें डिटेल आगे पढ़नी है, लेकिन अगर ओनर जो होता है, देखो ओनर ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया है ना, लाइफ इंश्योरेंस का पैसा दिया, तो बिजनेस कहता है ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं मानता, बिजनेस कहता है ये तुम्हारी ड्राइंग है। ड्राइंग याद है क्या होती है, बताओ चैप्टर 2 में? हाँ वेरी गुड, पर्सनल यूज के लिए होती है ना ड्राइंग। तो बिजनेस कहता है तुमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, ये तुम्हारी ड्राइंग है, तो इसका मतलब बिजनेस ओनर को क्या समझता है? दूसरा आदमी। इसी तरह प्रोप्राइटर का प्राइवेट एक्सपेंस, उसे बिजनेस क्या समझता है? ड्राइंग। ये बात तो हमने पढ़ी रखी है। तो इसका मतलब बिजनेस हमेशा ओनर को कहता है कि तुम दूसरे आदमी हो, वो उसको अपने साथ नहीं मिक्स करता। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में सारे ऑप्शंस ये सही बन रहे हैं। तो क्लियर हो गया? तो आपके 12 में से अभी तक कितने नंबर आए हैं? 3। हाँ 3 ना आए ना, 10 गलत। उसके बाद चलो 13th अब सही बताएंगे। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल? तो आपको बताना है कि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल में कौन सा गलत है। ए, लॉसेस शुड नॉट बी एंटिसिपेटेड, हाउएवर ऑल प्रॉफिट शुड बी अकाउंटेड। बी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट टू डेटर या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एटसेट्रा बेस्ड ऑन कंजर्वेटिज्म। सी, helps the business to deal with uncertainty and unforeseen conditions. A, very good। तो A तो बिल्कुल मेरे ख्याल से शक्ल से ही पता चल गया था पहले कि गलत दे रखा है ना। बाकी B जो है वो तो हमने एग्जाम्पल लिख ही रखा है। C जो है वो भी हमने मतलब एग्जाम्पल नहीं लिख रखा, लेकिन थोड़ा सा ट्रू है, क्योंकि भाई देखो हम क्या समझे थे कंजर्वेटिज्म में कि आपको फ्यूचर में लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है, तो आप उसकी तैयारी पहले से कर लेते हो। तो थोड़ा सा ये बिजनेस को हेल्प करता है ना अनसर्टेनिटी से डील करने के लिए, क्योंकि आप पहले से तैयार रहते हो कि हाँ कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन ए तो बिल्कुल ही गलत हो गया ना, शुरू में ही कह रहा है लॉसेस शुड नॉट बी एंटिसिपेटेड, और जबकि हमने उल्टा लिख रखा है कि लॉसेस को तो बल्कि हमें एंटिसिपेट करना है, प्रॉफिट शुड नॉट बी अकाउंटेड। तो इसने पूरे ही स्टेटमेंट उल्टा दे रखा है, तो ए स्टेटमेंट ही शुरू में ही गलत था वैसे तो। पढ़ते रहना पढ़ते रहना पढ़ते रहना। मैं आया हूं बस छोटा सा एक मैसेज लेकर, जरा देखूं तो सही कि बच्चे पूरी वीडियो ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं। मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि वीडियो के किस मोमेंट पर एग्जैक्टली आप मेरा ये वीडियो मैसेज सुन रहे हो, जरा पता तो चले कि बच्चे पढ़ाई कर भी रहे हैं वीडियो से या नहीं। और हाँ, बिजनेस स्टडीज की अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए अंकुर अग्रवाल सर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वहां पर बिजनेस स्टडीज के ऑलरेडी लेक्चर्स स्टार्ट हो चुके हैं। ऑल द बेस्ट। चलो 14th, इट इज नेसेसरी टू एज्यूम द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एज इट। तो ये मैंने लिखवाया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन की वजह से आप कुछ करते हो, क्या करते हो? बाइफरकेट रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। तो ये हमने लिख रखा था एज इट इज नोट्स में कि गोइंग कंसर्न की वजह से ही हम छोटे खर्चे और बड़े खर्चे को बाइफरकेट करते हैं या डिस्टिंग्विश करते हैं। तो ये एज इट इज सेम एग्जांपल आ गया। और 15th दोबारा से जल्दी से ही बताना है। एज पर द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के तहत विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो आपको ये पहचानना है कि कौन सी बात इनमें गलत है। ए, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट रियलाइजेबल वैल्यू। बी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड इन एंटिसिपेशन ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स। डी, जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज शोन एट सरेंडर वैल्यू। तो मारो तुक्का, क्या गलत है? मुझे तो एक बहुत बड़ा गलत नजर आ रहा है, आपको भी एक बहुत बड़ा गलत है इसमें। पहला वाला दोबारा से पढ़ो।
कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट रियलाइजेबल वैल्यू। क्या क्लोजिंग स्टॉक का ये नियम दे रखा है आपको? क्लोजिंग स्टॉक का क्या ये लिखवा रखा है मैंने कि इज ऑलवेज वैल्यूड एट रियलाइजेबल वैल्यू? नहीं, ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। क्लोजिंग स्टॉक का मैंने आपको सही रूल क्या लिखवा रखा है? अभी ऊपर भी आया था, देखो। क्लोजिंग स्टॉक का सही रूल क्या होता है? देखो, कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, ये लिखवाया ना एक्चुअल रूल। तो ए ऑप्शन तो शक्ल से ही गलत हो गया शुरू में, क्योंकि उसने बोल दिया क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट रियलाइजेबल वैल्यू, जबकि ऐसा थोड़ी ना है, हमने दूसरा रूल लिख रखा है। तो ये ए ऑप्शन तो शुरू में ही आपको कहना चाहिए था कि सर ये गलत है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये ऑप्शन गलत दे रखा है उन्होंने। बाकी बी और डी जो है वो अभी आपको ना तो समझने, लेकिन वो सही है। ये तो चलो थोड़ा पढ़ भी रखा है, डी तो छोड़ो, पढ़ भी नहीं रखा, लेकिन कोई बात नहीं, पर ए पढ़ के ही पहचानना चाहिए था कि ये गलत है। चलो, तो 15 तक तो आपके नंबर कितने रहे? बहुत कम। अब कुछ छोट-मोट क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल द बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल? मतलब प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल। कौन सा प्रिंसिपल ये कहता है? नाम बोलो। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो बस आप वन वर्ड आंसर लिख सकते हो, एंटिटी प्रिंसिपल, है ना। वही तो कहता है ना कि बिजनेस अलग होता है और ओनर अलग होता है। उसके बाद 17th, इफ ए फर्म बिलीव्स दैट सम डेटर्स में डिफॉल्ट, it should act on this by making sure that all possible losses are recorded in the books। तो ये कौन से कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल है कि आप पॉसिबल लॉसेस को रिकॉर्ड करना चाहते हो? कंजर्वेटिज्म। वेरी गुड। तो वन वर्ड आंसर लिख लो, कंजर्वेटिज्म, या इसको बोलते हैं प्रूडेंस। उसके बाद 18th, विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर अर्न्ड, एज इट इज लिखवाया है? नहीं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, इससे बड़ा हिंट तो और कुछ आएगा ही नहीं। एग्जैक्ट लैंग्वेज दे रखी है उसने, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर अर्न्ड, एग्जैक्ट लैंग्वेज। तो इससे देख रहे हो आप ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आपका रिवीजन 0 है। ठीक है, अभी करता हूं मानस, तुम्हारे तो घर में बात में है। व्हाट इज द कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म? प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म का कन्वेंशन क्या होता है, बता सकते हो? मतलब कन्वेंशन मतलब कि ये क्या कहता है, इसमें क्या लिखवाई थी स्टोरी? कंजर्वेटिज्म क्या होता है कि रिकॉर्ड ऑल पॉसिबल लॉसेस बट इग्नोर ऑल पॉसिबल प्रॉफिट्स, है ना। तो बस इसमें आपको कंजर्वेटिज्म की डेफिनेशन लिखनी है, 1 लाइन वाली। तो बस ऐसी टिक लगा लो, ये तो चलो आप नोट्स में से चेप के लिख सकते हो। चलो उसके बाद 20 बताओ ओरली। व्हाट इज मींट बाय डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट? वो क्या था? डेबिट एंड क्रेडिट वाला, जिसमें हमने लिखा था एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स। कौन कौन से? डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये भी बस आपको 1 लाइन की परिभाषा लिखनी थी कि कौन सा एस्पेक्ट, हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक को बोलते हैं डेबिट और एक को बोलते हैं क्रेडिट। ठीक है, तो 20 में से कितने नंबर आ रहे हैं आपके अभी तक? 4। इसमें भी गलत थे। उसके बाद चलो 21। अच्छा, तो 20 में से 5 आ गए। तो 21 तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछेगी आपकी टीचर। आपको अब नीचे दी गई सिचुएशंस में ये पहचानना है कि वो कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहा होगा। ठीक है, चलो तो 1 से बताने की कोशिश करना।
1 में लिखा है द कैलिबर और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट टीम इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन बैलेंस शीट। हाँ, वेरी गुड, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। तो बस आप अपना आंसर लिख लेना, 1 वर्ड आंसर, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। उसके बाद जी नंबर 2, एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर इज नॉट टेकन एज इनकम और सेल। ये तो मैंने आपको भी समझाया भी था, मुझे पैसे एडवांस में मिल गए तो मैं उसको अभी सेल नहीं मानूंगा, इनकम नहीं मानूंगा। तो कौन सा प्रिंसिपल, ये पक्का गलत ही बताओगे मुझे पता है। तो कौन सा प्रिंसिपल ये कहता है, या मतलब किस में आप लिंक कर सकते हो कि भाई मुझे एडवांस मिला, आपने मुझे 12th की फीस अभी से दे दी मेरे दोस्त, है ना, तो मैं इसको अपनी अभी इनकम नहीं कहूँगा, मेरे लिए अभी ये इनकम नहीं है, आपने मुझे 12th की फीस एडवांस में दे दी। कौन सा, तो कौन सा प्रिंसिपल है ये, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। हम अपना रेवेन्यू अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि अभी सेल नहीं हुई है, अभी मेरे को पैसे एडवांस में मिले हैं। तो ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल होता है, वो ये बताता है कि कब कौन सी चीज इनकम होगी। चलो नंबर 3, एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट कॉस्ट। कौन सा प्रिंसिपल, कॉस्ट प्रिंसिपल। ये हाँ, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, वो कहता है ना एसेट्स को रिकॉर्ड करना है बुक्स में, किस पर रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट पर। आपने जितने का एसेट खरीदा, खरीदने के लिए जितना खर्चा करा, तो आपको एसेट की वही वैल्यू रिकॉर्ड करनी है, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्रिंसिपल। ये तो प्रिंसिपल पूछ रहा है, ये कैपिटल रिसिप्ट वाला चैप्टर थोड़ी ना है, यही तो इसे कहते हैं लैक ऑफ रिवीजन, मस्ती चल रही है अभी। उसके बाद नंबर 4, रेवेन्यू मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज रियलाइज्ड एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इनकर्ड। तो ये भी मुझे पता है नहीं बता पाओगे। कह रहा है रेवेन्यू जब रियलाइज होते हैं तब हम रिकॉग्नाइज करते हैं, एक्सपेंसेस जब हम होते हैं तब रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकॉग्नाइज का मतलब तो पता है ना, रिकॉर्ड करना बताया था। तो रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने को कह रहा है और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने को कह रहा है कि जब वो होते हैं तब करने हैं। तो ये एक बात किसने कही थी कि रेवेन्यू या एक्सपेंसेस जब वो हों तब रिकॉर्ड करो, बताओ। तो ये बात कही थी एक्रूअल ने, क्योंकि एक्रूअल ये कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन तब रिकॉर्ड करो जब वो होए। तो सेम चीज यहां दे रखी है कि रेवेन्यू हम रिकॉग्नाइज करते हैं जब हमें मिला, एक्सपेंस हम रिकॉग्नाइज करते हैं जब वो हुआ। तो ये रेवेन्यू की भी बात कर रहा है, एक्सपेंस की भी बात कर रहा है, और कह रहा है कि जब वो हुए तब रिकॉर्ड करने हैं। तो ये बात कौन कहता है, एक्रूअल कहता है। और आप ये चीज किसी और में भी अगर लगाओगे तो फिट नहीं बैठेगी, क्योंकि ऐसी बात कोई और कह ही नहीं रहा। चलो, तो बहुत ही बढ़िया बच्चों, मजा आ गया आज तो। नंबर 5 बताओ, बिजनेस फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम ओनर ऑफ द एंटिटी। तो कौन सा प्रिंसिपल है, हाँ, तो ये चलो सिंपल है, एंटिटी प्रिंसिपल। तो हम बिजनेस को और ओनर को अलग अलग मानते हैं। उसके बाद नंबर 6, assumption is made that entity in the question will remain in business for infinite period of time। कौन सा assumption ये कहता है कि बिजनेस जो है वो इनफाइनाइट समय तक चलता रहेगा, गोइंग कंसर्न, वेरी गुड। उसके बाद जी नंबर 7, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय प्रोप्राइटर इज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल जो होती है, जो प्रोप्राइटर ने कंट्रीब्यूट करी, हम उसे अलग अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। तो मारो तुक्का एक बार को अगर मारना हो तो। कैपिटल की बात कर रहा है, प्रोप्राइटर की बात कर रहा है, तो ये वर्ड्स आपको कौन से कॉन्सेप्ट से लिंक होते हुए लग रहे हैं?
बिजनेस एंटिटी, क्योंकि इसी में सिर्फ प्रोप्राइटर की बात ही सिर्फ एंटिटी कॉन्सेप्ट में होती है ना। तो कई बार एग्जाम में मान लो आप फंस जाओ, ना समझ आए, तो कीवर्ड्स पर फोकस करना। उसके बाद नंबर 8, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फर्म आर प्रिपेयर्ड एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। हम हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। कौन सा प्रिंसिपल? तुम तो अलग दुनिया में चल रहे हो भाई, तुम्हारी दुनिया अलग चल रही है। वेरी गुड। पीरियोडिसिटी या अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन प्रिंसिपल पूछ रहा है और ये चैप्टर 2 की टर्म्स बताने में लगा हुआ है, तो तुम्हारी दुनिया भी अलग है। उसके बाद नंबर 9, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रमेश। हमने रमेश को गुड्स बेचे उधार पर, डैश डाल के लिखा है रमेश अकाउंट इज डेबिटेड एंड सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड। मतलब कि एक चीज डेबिट हो रही है और एक चीज क्रेडिट हो रही है। तो ये बात किसने कही कि हमने एक ट्रांजैक्शन करी और उस ट्रांजैक्शन में कुछ डेबिट भी हो रहा है और कुछ क्रेडिट भी हो रहा है। डुअल एस्पेक्ट। वेरी गुड। तो आपको ऐसे पहचानना पड़ेगा प्रिंसिपल का नाम, डुअल एस्पेक्ट। उसके बाद नंबर 10, सेल हैज बीन मेड इन द ईयर 31 मार्च 2018 बट द अमाउंट हैज नॉट बीन रियलाइज्ड। तो हमने सेल तो कर दी बच्चों, लेकिन अभी तक पैसे नहीं मिले। रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अर्न्ड इन द ईयर 31 मार्च 2018, लेकिन हम रेवेन्यू को फिर भी 2018 में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मैंने सेल तो कर दी पर मुझे पैसे नहीं मिले, पर फिर भी हम रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेते हैं। बताओ कौन सा प्रिंसिपल? हाँ तो कोई भी बताओ, गलत बताओ। नहीं, उसका छोटा भाई कौन? एक्रूअल का छोटे भाई का नाम क्या? चलो मैं कीवर्ड्स हाईलाइट कर रहा हूं, आप ना कीवर्ड्स को फोकस करो। ये देखो, ये देखो, तो कौन सा आंसर बन गया अब? रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो क्वेश्चन के अंदर आंसर छुपे होंगे, लेकिन आपको बस ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात हो रही है ना, सीधी सीधी कह रहा है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया। उसके बाद जी नंबर 11, सेल इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश मेमो और इनवॉइस। कह रहा है हमने सेल करी, लेकिन उसको रिकॉर्ड करेंगे हम इनवॉइस को देखकर। बताओ ये बात किसमें लिखवाई थी या बताई थी? सर हमें कुछ नहीं आता। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल क्या था ये बताना जरा। उसमें लिखवाया था ना कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। लास्ट प्रिंसिपल लिखा होगा सबसे लास्ट, कि सबूतों के आधार पर ही आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे। तो मैंने लेक्चर में आपको ये सेम एग्जांपल बोला था उस समय। मैंने कहा था अगर सेल हुई तो हम सेल को रिकॉर्ड करने से पहले क्या देखेंगे? बिल देखेंगे ना, या इनवॉइस देखेंगे। तो इसको बोलते हैं वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। उसके बाद 12th अगर गलत बताया तो फिर सोच लेना क्या होगा आपका। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। कौन सा? अभी लिखा था ना ऊपर, बार बार आ रहा था, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस, कुछ भी कह लो, उसी का एग्जाम्पल है ये, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस वाले का। उसके बाद 13th, हरप्रीत हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट whereby he will earn ₹10 lakh for the services to be provided next year. The income should be recognized as revenue in the next year after the services has been provided. चलो तो बताओ, तो कैसे पता चला? क्योंकि मैंने सिखा दिया था कि आप कीवर्ड्स को देख लो। तो इसमें भी वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने की बात कर रहे हैं ना, तो हो गया रेवेन्यू रिकॉग्निशन। और नंबर 14 लास्ट, परचेज ऑफ पेन
इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस। आपने 10 रुपए का पेन खरीदा तो आप उसको एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड कर रहे हो। कौन सा प्रिंसिपल? मेटीरियलिटी, है ना। ऊपर आया तो उसमें हमने 100 रुपए का कैलकुलेटर खरीदा था। तो अगर हम छोटी मोटी चीज़ खरीद रहे हैं और उसको एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका मतलब ये हमारे बिजनेस में इंपॉर्टेंस रखती होंगी, हमें इसीलिए इसको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो दैट इज मेटीरियलिटी। तो यहाँ तक क्लियर हो गए सारे? कितने नंबर आए आपके? इसमें तो मेरे ख्याल से 0 ही आए होंगे, इसमें तो सारे मैंने बताए, बस एक बताया तो 1 नंबर आ गए। चलो अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो इजी हैं। अब जो क्वेश्चंस हैं बच्चों वो हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, वो जस्ट मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। जैसे क्वेश्चन 22 है एक्सप्लेन द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे। कौन सा था एक बार बता सकते हो मुझे अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट? जिसमें बिजनेस की लाइफ को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टाइम पीरियड्स में ब्रेक कर देते हैं, और हर टाइम पीरियड होता है 1 साल का, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अच्छा, 23 में कह रहा है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कौन सा सिखाया था आपको? कि अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में आप कुछ रेवेन्यू लिखते हो, रिकॉर्ड करते हो, तो आपने उस रेवेन्यू को कमाने के लिए अगर कोई एक्सपेंस करा, खर्चा करा, तो वो खर्चा, वो एक्सपेंस भी आप सेम ईयर में क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे, है ना। तो ये आप नोट्स में से जो बातें मैंने लिखवाई वही सेम बातें लिख सकते हो। मतलब ये डायरेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। अच्छा, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट दोबारा से बताना क्या था? डेबिट एंड क्रेडिट वाला, कि उसमें आपको लिखना है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक को बोलते हैं डेबिट और दूसरे को बोलते हैं क्रेडिट। और 24 व्हाट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कौन सा होता है? जिसमें आप वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो जो मनी के टर्म्स में मेजर हो सकते हैं। विच वन फैक्टर कैन मेक इट डिफिकल्ट टू कंपेयर द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ 1 ईयर विद द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ अनदर ईयर। इसका जवाब दे दो सोच के, तो मैं मान जाऊं। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एक फैक्टर है जो आपके हिसाब से इस बात को मुश्किल कर सकता है कि जो हमने 1 साल की मॉनिटरी वैल्यू लिखी और उनको हम अगले साल की मॉनिटरी वैल्यू से अगर कंपेयर करेंगे, तो कौन सा एक फैक्टर आपके हिसाब से इस कंपैरिजन को मुश्किल बना सकता है? बताओ। तो कोई फैक्टर बताना है ऐसा। फैक्टर का मतलब है कि कोई पॉइंट बताना है। चलो मैं लिखवा देता हूं, आप एक वन वर्ड का आंसर लिख लो। इसमें हम एक फैक्टर लिख सकते हैं, इसका नाम होता है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का मतलब ये होगा कि मान लो महंगाई बढ़ गई, तो अब आपने इस साल जो भी रिकॉर्डिंग कर रखी है और अगले साल जो भी आप मॉनिटरी वैल्यूज लिखोगे, तो उसको कंपेयर करना जो है वो उचित नहीं होगा, क्योंकि अगले साल तो महंगाई बढ़ गई है, सारी चीजों के दाम बढ़ चुके होंगे, इन्फ्लेट हो चुके होंगे, तो फिर वो कंपैरिजन का लॉजिक नहीं बनेगा। तो ऐसे बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं जो 2 साल की मॉनिटरी वैल्यू को कंपेयर करने में मतलब डिफिकल्टी पैदा करें। उनमें से एक फैक्टर इन्फ्लेशन लिख सकते हैं, है ना। तो छोटा सा ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। और बाकी लास्ट क्वेश्चन 25, ये तो डायरेक्ट है, लेकिन एक बार फिर भी जल्दी से बता दो। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जब वो हुई, नॉट व्हेन द सेटलमेंट इज डन, ठीक है। प्रूडेंस प्रिंसिपल कौन सा है? कंजर्वेटिज्म। और कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कि डू नॉट एंटीसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर लॉसेस, फ्यूचर लॉसेस। कि भाई भविष्य में होने वाले नुकसान को रिकॉर्ड करो, लेकिन भविष्य में होने वाले फायदे को इग्नोर कर दो। और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट कॉस्ट। तो यानी कि कोई एसेट आप खरीदते हो तो किस वैल्यू पर शो करते हैं? कॉस्ट पर शो करते हैं। तो समझ आ गए सारे क्वेश्चन? तो देखो, अब आपको मैं इससे एक सीख देता हूं। एग्जाम में आपके नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं कटेंगे, प्रिंसिपल तो आप फिर भी रट के जाओगे, लिख दोगे। आपके नंबर कहां कटेंगे? जो
एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं या जो इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको पहचानना पड़ता है कि कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है। बट समझ आ गए जो जो हमने सारे डिस्कस करे? चलो ठीक है, तो बस यही करना था आज हमें। तो ये था बच्चों आज के हमारे इस लेक्चर में। आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको इस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें आसान लगी या कोई मुश्किल चीज जो आपको इस लेक्चर में लगी, तो वो भी प्लीज मुझे मेंशन करके नीचे जरूर बताना। क्या बच्चों के 5 नंबर कट जाएंगे बोर्ड्स में? किस बात के? मतलब जब ये पढ़ाई के अलावा ब्रेक लेते हैं तो इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट करते हैं और अभी तक मेरे को फॉलो नहीं करा है, तो ठीक है बच्चों के कटने तो 5 नंबर, क्या होता है। और कल को जब ये पढ़ लिख के अच्छा कॉलेज जाएंगे, अपना प्रोफेशनल सर्कल बढ़ाना होगा, तो लिंक्डइन पर भी अभी मेरे को फॉलो नहीं कर रहे, तो ठीक है इनका सर्कल छोटा रह जाएगा, मुझे क्या है, मोटिवेशन चाहिए। हाँ बच्चों को तो मोटिवेशन के लिए मेरे ट्वीट तो फॉलो करते ही होंगे, क्या नहीं करते? तो ठीक है बच्चों की मर्जी, इनके नंबर भी कटेंगे, ना इनको मोटिवेशन मिलेगी, ना इनका प्रोफेशनल सर्कल बड़ा होगा, ठीक है कोई बात नहीं।